नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। फंड जुटाने पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। मंत्री हरीश राव और केटीआर ने बीआरके भवन में मुलाकात की। इस बैठक में सीए सोमेश कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। धन जुटाने के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा की गई। मेडचल जिले के जवाहर नगर निगम में पदयात्रा पर निकले बंडी संजय की मुलाकात GIO 58 और 59 के पीड़ितों से हुई। संजय को अपनी परेशानी बताई। पीड़ितों ने बंडी संजय से कहा कि सरकार पर GIO 58 और 59 के बारे में 2020 तक के दस्तावेजों की अनुमति देने के लिए दबाव डाले। बंडी संजय ने पीड़ितों का समर्थन करने का आश्वासन दिया। भाजपा सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि आदिवासी बंधु को पहले चुनाव के लिए घोषित किया गया था। उन्होंने आलोचना की कि TRS और कांग्रेस दल अलग नहीं है। अब देखना है कि मोदी और भाजपा का सामना करने के लिए चुनाव से पहले या बाद में कांग्रेस तेरास गठबंधन करेंगे या नहीं। सांसद लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी और उनके पदभार संभालने के बाद आए बदलावों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मोदी का जन्मदिन समारोह 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े तक चलेगा। इस अवसर पर बोलते हुए लक्ष्मण ने राज्य सरकार पर तेलंगाना मुक्ति दिवस पर शहीदों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रजाकर और निजाम अराजकता का कोई जिक्र नहीं है। मजलिस की मंजूरी के लिए CM केसीआर खुद को नीचा दिखा रहे हैं। आदिवासी आरक्षण के बारे में कपटपूर्ण बयान देने के लिए उनकी आलोचना की गई। उन्होंने पूछा कि GIO द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि SC आरक्षण के मामले में भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सचिवालय को अंबेडकर का नाम देने वाले केसीआर ने पंचायत राज में BC आरक्षण को आखिरकार क्यों कम कर दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर भी राहुल गांधी जैसा बोलने लगे। लक्ष्मण ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह ईटेला राजेंद्र को संविधान के खिलाफ निष्कासित करने में मिलीभगत कर रही है। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोगों के सेवा में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के आदेश अनुसार बेड से लेकर ब्लड तक किस तरह सेवा में जुड़ गए, पूरा दुनिया जानती है। और हमारे स्वदेशी संस्था ने जो टीका लगभग 200 करोड़ के ऊपर पूरे आम जनता को निशुल्क टीकाकरण करना और 100 के ऊपर देशों को भी यहाँ सरकार भेजा गया। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी सरकार से संभव हुआ और मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। और आर्थिक व्यवस्था भी दुनिया के अंदर जिस तरह आज बढ़ोतरी हो रहा है, दुनिया के अंदर बाकी देशों में किस तरह अतल कुतल उस देशों में, चाहे फूड सिक्योरिटी के बारे में हो, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। मगर यही नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 2 साल से जो भी गरीब भूखा पेट नहीं सोना इस देश के अंदर, इसीलिए 3,50,000 करोड़ खर्च करते हुए 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो चावल बांटा जा रहा है। यह मोदी की सरकार, मोदी जी का सरकार का देन है। लगभग 2 साल के ऊपर से लगातार ये चावल बांटा जा रहा है। उतना ही नहीं, हर गरीब को उनके सर पर छत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते लगभग 3.5 करोड़ आज गरीब परिवारों को पक्का मकान दिलाना। और हमारे माँ बहनों के लिए जो शौचालय जो बनाया ये 8 साल के अंदर, 70-75 साल के आजादी के अंदर आजादी अमृत महोत्सव मना रहे। कम से कम शौचालय तक नहीं बनाया। सरकार को देखे लोग आज मोदी जी। और शुद्ध पानी पीने के लिए हर नल से जल जो आज पूरा देश भर में दिया जा रहा है, पक्का रोड गांवों में, रहने के लिए मकान, खाने के लिए आज अनाज, इस गरीब के हित के लिए जो काम करने वाली सरकार मोदी जी सरकार, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दलित, महिला, युवा, किसान, उनके हित के लिए जन कल्याणकारी योजना जो सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। आज 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन अवसर से लेकर अक्टूबर 2 गांधी जयंती तक और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती तक सेवा पखवाड़ा के नाम पर हर घर हर गांव पहुंचने का जो योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए। TPCC के प्रवक्ता सुधीर रेड्डी ने कहा कि IAS को तेलंगाना में रेप, ड्रग्स और गांजा पर ध्यान देना चाहिए। लोग सोचते रहे कि तेलंगाना के गठबंधन के बाद चमत्कार होगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चापलूसी करने वाले IAS अधिकारी अब MLC बन गए हैं।
सुधीर रेड्डी ने खेद व्यक्त किया कि विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और प्रेस प्रणाली जो लोकतंत्र के स्तंभ है, जीर्ण शीर्ण हो गई है। संगारेड्डी के कलेक्टर शरत ने केसीआर की तुलना अंबेडकर से की। उन्होंने शिकायत की कि टीआरएस नेता कांग्रेस नेताओं की चुनौती से घबराकर भाग गए। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से ईडी के हमले से हड़कंप मच गया है। हाल ही में एक बार फिर ईडी के अधिकारी शहर में 10 जगहों पर छापेमारी की। 3 आईटी कंपनियों और 2 रियल एस्टेट कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इन तलाशी में दिल्ली के 10 विशेष अधिकारियों के दल ने भाग लिया। करीमनगर के एक रियल एस्टेट डीलर के आवास पर निरीक्षण किया गया। ईडी के अधिकारियों की रामंतपुर, बंजारा हिल्स, मादापुर और अन्य इलाकों में छापेमारी। మాదాపూర్ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఈడీ मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शारीरिक सुख और मानसिक शांति के लिए खेलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मंत्री तलसानी ने अखिल भारतीय स्वर्ण शिल्पी वर्कर्स फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। तलसानी ने कहा कि सुनार जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें साल में एक बार खेलों में भाग लेने में खुशी होती है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में पूरे जनरल बाजार के सुनार भाग लेंगे। बताया गया कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही है और पहले विजेता को 35,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रबंधक प्रकाश ने कहा कि वे लगभग 6 वर्षों से अपने संघ के तत्वावधान में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। मंत्री तलसानी के आयोजकों को अगले साल भी महिलाओं के लिए विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया। एक दिन छुट्टी देके सब लोग इकट्ठा होके सवेरे से लेके शाम तक एक साल एक गेम, स्पोर्ट्स में बहुत तरीके के गेम्स रहते हैं। आज 8 टीम्स फुटबॉल, 8 टीम है ना, सो सब लोगों को शुभकामना। आप 365 डेज बिजी रहते, तो एक दिन तो ऐसे प्रोग्राम अब तो मैं लास्ट टाइम हमारे भाई लोगों को बोला, सब फैमिली को भी बुलाओ, सवेरे से लेकर शाम तक ये प्रोग्राम्स रहते। यहाँ पर थोड़े लेडीज भी कल्चरल प्रोग्राम, म्यूजिकल चेयर, ऐसे प्रोग्राम यहाँ से दोपहर में लंच, शाम तक यहाँ ही रहे तो अच्छा रहता बोल के बोला था लास्ट टाइम। सरकार ने सभी के स्वस्थ रहने के लिए लाखों खर्च कर ओपन जिम की स्थापना की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामंतपुर में 2 साल पहले बना ओपन जिम अब बेकार हो गया है। कहा जाता है कि इन पर जीएचएमसी का नियंत्रण नहीं होने से पैदल चलने वालों के लिए यह बेकार हो गया है। क्षतिग्रस्त को ठीक करने की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग अधिकारियों पर व्यायाम की अनुमति नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। अभी भी संबंधित अधिकारी क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत और इसे लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए उपाय करने की मांग कर रहे हैं। जुबली हिल्स विधायक मागंटी गोपीनाथ ने व्यक्तिगत सचिव विजय ने पंजागुट्टा थाना क्षेत्र में चाकू से महिला का गला काट दिया, जिससे महिला लहूलुहान हो गई। पीड़िता को फौरन अस्पताल ले जाया गया। इलाज कर रही पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि पीड़ित परिवार के सदस्यों का आरोप है कि वे मामले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधायक एक निजी स्टाफ सदस्य है। इस संदर्भ में विधायक पीए विजय ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सच साबित होते हैं तो वह जेल जाने को तैयार है। उन्होंने पूछा कि क्या उन पर झूठे आरोप लगाने वाले पार्षद पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह विधायक के व्यक्तिगत सचिव नहीं है, केवल टीआरएस कार्यकर्ता है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि इस वर्ष 68 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर के 26,778 जलाशयों में 88.53 करोड़ मछलियों को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने रविरिया के बड़े तालाब में 5 लाख मछलियों को छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। सबिता ने कहा कि सीएम केसीआर ने सभी सामाजिक वर्ग को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए ऐसी योजनाएं शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के बाद मिशन काकतीय द्वारा तालाबों से गाद हटाने से तालाब पानी से लबलबा भर गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले वे मछली के लिए आंध्र पर निर्भर थे। आज सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम से राज्य में मछलियों की संख्या बढ़ी है। मंत्री सबिता ने कहा कि समाज द्वारा 15 लाख मछलियां जारी किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 30 लाख की आय होने की संभावना है। मीरपेट थाना क्षेत्र के जिल्लेलगुड़ा बालाजी कॉलोनी में भार्गव नाम के युवक को आबकारी आरक्षक व उसके परिजनों ने शराब के नशे में पीट कर मार डाला। धोबी घाट का रहने वाला भार्गव की जिल्लेलगुड़ा के रहने वाले मणिकंठा से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इसी क्रम में भार्गव मणिकंठा को घर छोड़ने गया। जब मणिकंठा की मां ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो वह पड़ोसी के घर जाकर यह कहते हुए फ़ोन मांगा कि वह अपनी मां को फ़ोन करना चाहता है। नशे की हालत में धुत आबकारी आरक्षक व उसके परिजनों ने यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि उनसे फ़ोन मांगने की हिम्मत कैसे हुई। इससे मणिकंठा और भार्गव अपने दोस्तों को ले आए और फिर झगड़ पड़े। बाद में कांस्टेबल के परिवार वालों ने उस पर फिर एक बार हमला कर उसकी अंधाधुंध पिटाई कर दी, जिससे भार्गव गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मीरपेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। रंगारेड्डी जिले के गच्चीबौली थाना क्षेत्र के गोपन्नपल्ली एनटीआर नगर में अपने माता पिता के साथ रहने वाली रानी के पास के तालाब में गिरने से मौत हो गई। मां हीराबाई ने घर में काम न करने पर रानी को फटकार लगाई। कल सुबह लड़की घर से निकली और वापस नहीं आई। आज उसका शव तालाब में पाया गया। रानी के निधन से परिवार के लोग शोक में हैं। मृतक के पिता नानो ऑटो चलाकर जीवन यापन करते हैं। परिजनों ने बताया कि 4 माह पूर्व नगर कर्नूल से यह परिवार हैदराबाद आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रानी की मौत की जांच कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुगलपुरा में तड़के एक प्राचीन इमारत की पहली मंजिल की छत ढह गई। इससे घर के 12 लोग घायल हो गए। रात को सोते समय पहली मंजिल की छत थोड़ी गिर गई। घबराए घर वाले तुरंत बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों समेत 12 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि इमारत पहले से ही प्राचीन है, लेकिन हाल ही में हुई बारिश से इसे और नुकसान पहुंचा है। दमकल कर्मियों ने बताया कि इसकी जगह से वह गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। ఈ కారణంగా కూలిపోయి हैदराबाद में अक्सर तकनीकी कारणों से एमएमटीएस ट्रेनें रद्द रहती है। इससे यात्री वैकल्पिक मार्गों की ओर जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि एमएमटीएस ट्रेनों के मूल प्रस्थान का कारण समय प्रबंधन का पालन नहीं करना है। 5 रुपये से टिकट पर 20 किलोमीटर और 10 रुपये के टिकट पर 40 किलोमीटर का सफ़र करने वाला सार्वजनिक परिवहन भले ही हो, शहर के लोगों को रुझान एमएमटीएस की तरह नहीं है। ट्विन सिटीज़ कंप्यूटर्स एसोसिएशन के महासचिव नूर मोहम्मद और एमएमटीएस कंप्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदू ने कहा कि वे इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन कार्यालय समय के दौरान हर आधे घंटे और बाकी समय के दौरान प्रति घंटा विलंब से चलती है। पहले 1,80,000 यात्री होते थे। कोरोना के नाम पर 1 साल तक ट्रेन नहीं चलने से सभी अपने पसंदीदा रूट पर चले गए। कहा जाता है कि एमएमटीएस की लोकप्रियता में कमी आई है, क्योंकि मेट्रो भी हर 5 मिनट में एक ट्रेन चलाती है। श्रीदेवी शरण्नवरात्रि उत्सव इस महीने की 26 तारीख से अगले महीने की 5 तारीख तक यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर से जुड़े शिव मंदिर में आयोजित किया जाएगा। मंदिर की कार्यकारी अधिकारी गीता ने इस बारे में जानकारी दी। ऐसे युगल भक्त जो 9 दिवसीय समारोह में भाग लेना चाहते हैं, उसे 1,116 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 116 रुपये प्रति कुमकुम अर्चना के लिए भुगतान करना होगा। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। हैदराबाद में ड्रग सप्लाई हाईटेक रेंज में हो रही है। अब घरों में अवैध रूप से ड्रग सप्लाई करने के लिए ड्रग पैडलर हाईटेक नाती अपनाने लगे हैं। हैदराबाद अब ड्रग गिरोह का केंद्र बन गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रग्स कहां पकड़ी जाती है, जड़ें हमारे पास से निकल रही है। इसी के साथ पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन गोवा को हाथ में लिया और अब इन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार कर ली है।
शहर में ड्रग कल्चर धीरे धीरे पांव पसार रहा है। ड्रग्स के चलन तेजी से बढ़ने से पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 3 साल पहले इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने युवाओं को अपना शिकार बनाने वाले ड्रग्स व्यापार के केंद्र भारत के बनने के बाद तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खासकर हैदराबाद में नशीले पदार्थों के पकड़ जाने की खबरें आए दिन सुनने को मिलती है। नाइजीरिया, अफ्रीका के बाशिंदे मुंबई, दिल्ली, गोवा राज्यों के जरिए हैदराबाद में ड्रग्स की सप्लाई की खबरें आए दिन सुनने को मिल रही हैं। दूसरे राज्यों और देशों के कई गिरोह हैदराबाद को अपना व्यापार का केंद्र बना रहे हैं। हजारों छात्र आज नशे में धुत हैं। वहीं दूसरी ओर आए दिन कोई ना कोई गिरोह पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। ड्रग कार्टेल का चलन बढ़ा है। कहा जाता है कि कॉलेज के छात्र नशे के आदी हो चुके हैं, जबकि पुलिस द्वारा छापा मारने की सिलसिला भी कम हो गया है। हालांकि दिनों में गोवा ड्रग्स तस्कीर का मामला सामने आने के बाद पुलिस फिर एक बार सतर्क हो गई है और इन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग एच हैदराबाद सतीश देश भर में ड्रग सप्लाई के प्रमुख मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए न्यू गोवा जाएगा। पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के नेतृत्व में टीम ने करीब 10 से 15 दिन तक वहां रुकने की व्यवस्था की। खबर है कि आनंद ने गोवा के डीजीपी से बात की है। मालूम हो कि उन्होंने कहा था कि वे अपना सहयोग देंगे। एपी और तेलंगाना में नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि के कारण गोवा गिरोह के हौसले बुलंदियों पर है। गोवा में ड्रग माफियाओं के गिरोह को हाल ही में एचएनयू के गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी के साथ ड्रग्स लेने वाले 600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उनसे मिले सबूतों से डार्कनेट की मदद से एमडीएमए, एलएसडी, ब्लास्ट, कोकीन और हीरोइन ले जाने वाले गिरोह को पकड़ा गया था। गोवा में अभी भी कई गिरोह हैं, एक समूह के रूप में व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं। एचएनयू जो वर्तमान में उनका नेतृत्व करने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ऑपरेशन गोवा के नाम पर एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार है। सीएम केसीआर के आदेश के मुताबिक इस साल फरवरी में शहर के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एचएनयू को आकार दिया था। यह विंग डीसीपी चक्रवर्ती गुम्मी के नेतृत्व में कुल 25 लोगों के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 माह में विभिन्न मादक द्रव्यों से संबंधित 58 मामले दर्ज किए गए। आरोपी स्थानीय लोगों और अन्य राज्यों और देशों के लोगों सहित कुल 285 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। यह उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां बड़े बड़े तस्कर यह कहते हुए हाथ उठा रहे हैं कि वे हैदराबाद को ड्रग्स की आपूर्ति नहीं कर सकते। इससे कई लोग दूसरे राज्यों में जाकर ड्रग्स खरीदने लगे। इसे भांपते हुए एचएनयू ने अपना रुख बदला है। यह माना जाता है कि स्थानीय लोगों और अन्य जिलों के लोगों को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और ड्रग गिरोहों को पूरी तरह से रोकने के लिए दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके चलते दूसरे राज्यों में छापेमारी की गई और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उनके देशों में वापस भेजा जा रहा है। अब तक 5 लोग को जबरन वापस भेजा जा चुका है। 5वें स्तर पर कदम रखते हुए एचएनयू सबसे जटिल डार्क वेब में महारत हासिल कर रहा है। इसके आधार पर चल रहे नशीली दवाओं के व्यापार को बाधित करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके एक हिस्से के रूप में गोवा में स्थित कई गिरोहों को गतिविधियां प्रभावित हुई है। इस बार हमलों ने पैडलर्स के बजाय असली मास्टरमाइंड को निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि वे ऑपरेशन गोवा में उन्हें पकड़ने के लिए भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हाल ही में 4,858 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 4,735 लोग महामारी से उबर चुके हैं। देश में फिलहाल 48,027 एक्टिव केस है। अब तक 4,39,62,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 5,28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रोज़ाना पॉजिटिविटी रेट 2.76%, रिकवरी रेट 98.71%, मृत्यु दर 1.19% और एक्टिव रेट 0.11% है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को तेलंगाना में बीजेपी के नेतृत्व में मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए। परेड ग्राउंड्स पर आयोजित सभा में अमित शाह ने केसीआर सरकार पर तीखा कमेंट किया। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। सभा समाप्त होने के बाद पार्टी के विधायक ईटल राजेंद्र के घर गए। वहां पर उन्होंने राजेंद्र के पिता के निधन पर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। ईटल के घर से निकलकर अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ हरिता प्लाजा में बैठक आयोजित की। बीजेपी तेलंगाना कोर कमेटी बैठक अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश के बीजेपी की स्थिति और मजबूत बनाने पर जोर देने को कहा। उन्होंने राज्य में बीजेपी की स्थिति पर चर्चा की और मुनगोड़ उपचुनाव को लेकर कई सुझाव दिए। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण, ईटल राजेंद्र, पार्टी प्रमुख विवेक वेंकटेश्वर स्वामी, डीके अरुणा, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी भी मौजूद थे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और जिन्होंने पूरी दुनिया में देश को गौरव दिलाया है, ऐसे हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज देश भर में मोदी जी के जन्मदिन के लिए अनेक विध कार्यक्रम हो रहे हैं, मगर जैसा कि मोदी जी का आग्रह है, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सेवा कार्यक्रम कर रहा है। कोई न कोई क्षेत्र के अंदर सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रहा है, जिसके कारण देश भर में करोड़ों गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कुछ न कुछ मदद मिल रही है और उनके जीवन में वो मजबूत होकर बाहर निकले, इस प्रकार की सहायता भी मिल रही है। अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2024 के आम चुनाव के दौरान टीआरएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए कि टीआरएस और कांग्रेस कभी एकजुट होंगे। तेलंगाना कांग्रेस चुनावी मैदान से बाहर है। उन्होंने राज्य के नेताओं को उपचुनाव पर फोकस बढ़ाने की सलाह देते हुए कहा कि जब भी जरूरत होगी वह उपलब्ध रहेंगे। शाह ने पार्टी निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पूर्व में दिए गए कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा तेलंगाना में 19 एमपी सीटों के बारे में चर्चा की और कई सुझाव दिए जो बीजेपी ने अब तक नहीं जीती है। पार्टी में एकता की जरूरत है। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।